मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के शिवाजी पार्क में और मेरे सामने आप तस्वीरें देखें किस तरह से यहां पर शिवसेना गुट, ठाकरे गुट और शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपस में भिड़ चुके हैं। दरअसल कल बाला साहेब ठाकरे जो कि शिवसेना के संस्थापक थे, उनकी 11वीं पुण्यतिथि है और उससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे कई समर्थकों के साथ। उनके निकलने के बाद जो उनके समर्थक हैं और ठाकरे गुट के समर्थक भी यहां पर पहुंचे, दोनों आपस में भिड़े। करीब 1 घंटे से यहां पर नारेबाजी चल रही है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची भीड़ तितर बितर करने के लिए, लेकिन काफी देर से नारेबाजी यहां पर रहकर बढ़ती हुई दिख रही है। अभी भी कई संख्या में आप देखें उनके कार्यकर्ता यहां पर एकजुट हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता हैं और स्मृति स्थल जो कि अंदर है बाला साहेब ठाकरे की, वहां पर ठाकरे गुट के कार्यकर्ता इकट्ठा है। दोनों ही गुट की तरफ से नारेबाजी लगातार चल रही है। पुलिस के लिए कड़ा समय और तस्वीरें आप लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से देखते रहते हैं, जहां पर शिवसेना के दोनों गुट के कार्यकर्ता भिड़ते रहते हैं। अब ऐसी ही तस्वीर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास आप देख रहे हैं, जहां दोनों गुट के कार्यकर्ता इस तरह से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या हुआ मैडम यहाँ पर? यहाँ पर सब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को वंदन करने आए थे। अंदर गर्दी थोड़ी रश हो गया था, तो इसलिए हम लोग ने सब धक्का मुक्की कर दिया। लेडीज लोग को धक्का मारने शुरू, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई। क्या हुआ मैडम, बताइए, अपनी पहचान बताइए। मैं यहाँ पे विभाग प्रमुख प्रिया सरवणकर हूँ। हम लोग यहाँ पे हर साल जैसे बाला साहब ठाकरे जी का दर्शन लेने के लिए 1 दिन पहले हम लोग आते हैं। वैसे हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन ये जो इनकी पार्टी का नाम पता नहीं, इनकी कुछ मशाल निशानी है जो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि इनकी निशानी अभी चूड़ी होनी चाहिए। वो लोग चूड़ी पार्टी के लोग आए थे, महिलाओं को धक्का बुक्की की, उनके जो पल्लू थे वो खींचे और उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तो हम सब उनका निषेध करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और क्या कुछ हुआ? क्योंकि अभी भी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पे हमें शांति रखना है। हम बाला साहब ठाकरे जी को दैवत मानते हैं और उनका जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग कोई भी अनुचित प्रकार, यहाँ पे कोई स्मृति स्थल के पास, इस तरह स्मृति स्थल के पास हम लोग, हमें कुछ गंदी बातें यहाँ पे होनी नहीं देनी है, इसलिए हम लोग शांति से बाहर आए। लेकिन वो लोग अंदर हंगामा कर रहे हैं और बहुत गंदी तरीके से वो घोषणाबाजी कर रहे हैं। तो हम लोग उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ जो बर्ताव किया है उसका निषेध हम लोग कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इनके आरोप ये हैं कि महिलाओं के साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई और उसके बाद दोनों गुट के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़े। अभी भी यहाँ पर ये इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जो ठाकरे गुट के समर्थक हैं वो बाहर निकले, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। तब तक इनको भीड़ को संभालने के लिए पुलिस यहाँ पर इकट्ठा है। काफी देर से ये हंगामा चल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन के लिए स्मृति स्थल के, और उसके बाद दोनों ही गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको खबर हम दिखाते हैं उत्तराखंड से। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ, सुरंग में जो 40 मजदूर फंसे, वहां के हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं। 5वां दिन है, मलबा हटाने की कोशिश हो रही है। इन मजदूरों को निकालने के लिए एक हाई पावर अमेरिकन ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा भी कर लिया गया है। इस भारी भरकम विशाल मशीन को दिल्ली से 2 हरक्यूलिस C-130 विमान से यहाँ तक लाया गया। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बात हो रही है और एक पाइप के जरिए उन तक लगातार ऑक्सीजन, पानी, दवाइयां और खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। इस बीच सुरंग के अंदर फंसे एक मजदूर का ऑडियो क्लिप सामने आया है, जहां वो फोन पर अपने मामा से बात कर रहा है और इस बातचीत में कह रहा है कि वो और उसके साथी सुरक्षित हैं। महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो। तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करो बोलो। कुहो तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोलिए, इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा। और बीजेपी ने राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लक्ष्य है महिलाओं और युवाओं का दिल जीतना। हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए।
बीजेपी का राजस्थान के लिए संकल्प पत्र महिला और युवा वोटरों के दिल जीतने का लक्ष्य है। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है बड़ा क्लियर है, पॉइंटेड है। जैसे समाज कल्याण और गारंटीज की बात कांग्रेस ने की है, बीजेपी ने भी की है, लेकिन एक दायरे में रहकर। और साथ ही महिला सुरक्षा और एसआईटी, मतलब जो ये दो अलग से महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी घोषणा आज हुई है। आज मंच पे वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, अरुण सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के जो सारे वरिष्ठ नेता हैं वो सब मौजूद थे। और ये आज बीजेपी की जो संकल्प, जिन्होंने इनको अपने मैनिफेस्टो को कहा है संकल्प पत्र, आज बीजेपी ने उसको जारी किया है। भाजपा ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से सलाह लेने के बाद संकल्प पत्र तैयार किया है। संकल्प पत्र में वादे ही वादे हैं। केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री, 12वीं पास वाली छात्राओं के लिए स्कूटी, उज्ज्वला में 450 का सिलेंडर, हर जिले में महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड, युवाओं के लिए 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, डॉक्टर्स की कमी की भरपाई, आदिवासी वोटर के लिए मानगढ़ धाम का विकास, किसानों की जमीनों को कुर्की से बचाना और गेहूं के लिए समर्थन मूल्य 2,700 रुपए और उस पे 200 रुपए का बोनस। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, लेकिन 7 गारंटियां पहले ही दे चुकी है। पहले भी काम किया है, आगे भी काम होगा। राहुल गांधी जी ने खड़गे सामने कह रखा है, वादा करो मत, वादा करो तो निभाओ उनको। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी महिला वोटर को साधने में लगी है। उसकी घोषणा है 500 रुपए में गैस सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया के लिए 10,000 रुपए, चिरंजीवी बीमा के बाद एक्सीडेंट के लिए 15 लाख का बीमा, युवाओं के लिए लैपटॉप, अंग्रेजी शिक्षा सबके लिए और किसानों की जमीन कुर्की से बचाने के लिए कमीशन का गठन। अगर भाजपा ने एमएसपी बढ़ाया है तो कांग्रेस 2 रुपए में गोबर खरीदने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध है और ओपीएस लागू करने के लिए कानून बनाएगी। ओपीएस पर भाजपा ने भी अपना रुख साफ किया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने पहले ये कहा है कि केंद्र के स्तर पर एक हाई लेवल कमेटी इसके लिए बनाई गई है, जो तमाम संसाधनों का, तमाम संभावनाओं का विचार करते हुए किस तरह से जो पेंशन की गारंटी अप टू बेंचमार्क लेवल की जा सके, इसके ऊपर विचार कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि अब की बार जो समाधान वहाँ से होगा वो स्थायी होगा, केवल राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं होगी। महिला वोटर और युवा वोटर ने राजनीति में एक खास जगह, एक खास पहचान बना ली है। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 51 लाख महिलाएं हैं और 22 लाख युवा वोटर हैं, जिन पे सबकी नजर है। इसलिए भाजपा ने भी उन्हें साधने की कोशिश की है और कांग्रेस की गारंटीज में तो वो है ही। सिर्फ एक चीज पर भाजपा और कांग्रेस सहमत नहीं है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। राम मंदिर के दर्शन के लालच वाले बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, तो राज ठाकरे ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मित्रों, दर्शन करना है ना, अयोध्या में करना है। माताएं बहनें भी बोले दर्शन करने जाना है ना, मगर खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा सरकार सभी मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या में रामलला का दर्शन कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में दिया बयान अब विपक्ष के निशाने पर है। चुनाव भले ही मध्य प्रदेश में हो रहा हो, लेकिन शाह के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी के लिए आचार संहिता अलग है? क्या जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई बदलाव चुनाव आयोग ने लाया है? अगर लाया होगा तो सारे लोगों को अवगत करना चाहिए कि आप भी अब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं। केवल शिवसेना ठाकरे गुट ही नहीं, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने भी अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए
तंज कसा है कि क्या बीजेपी ने टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स का नया कारोबार शुरू किया है। टूर एंड ट्रॅव्हल्स नावाचं एक नवीन खातं उघडण्याचं बीजेपी 10 सालों से सत्ता पर है। उन्हें किए कामों के आधार पर जनता के बीच जाकर वोट मांगने की जरूरत है, लेकिन लगता है कि कोई टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया है। उधर बीजेपी ने अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गए, इसलिए अब वे कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं और राम मंदिर के दर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ऊपर से देखते होंगे, उनके आत्मा को आज बहुत दुख होगा कि उद्धव ठाकरे कैसा इतना बिगड़ गए। ऐसा कौन सा उनको बीमारी हो गई कांग्रेस की कि उद्धव ठाकरे ऐसा बोल रहे हैं कि अमित भाई पे कार्रवाई करो। जो अमित भाई कहते हैं कि राम जन्मभूमि का, राम लल्ला का दर्शन लेने के लिए अयोध्या चलिए, इसमें क्या बात है? ये तो आह्वान होना ही चाहिए, ये तो सारे देश के नेताओं ने करना चाहिए। लेकिन इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग ये देखना होगा कि अमित शाह के इस बयान को चुनाव आयोग धर्म के आधार पर वोट मांगने वाली श्रेणी में रखता है या नहीं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मिजोरम में पिछले कुछ दिनों में भारी संख्या में म्यांमार के शरणार्थियों का शरण लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि म्यांमार सेना और सीडीएफ के बीच हिंसक झड़प हो रही है, जिसकी वजह से मंगलवार तक 5000 से ज्यादा शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली। रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। म्यांमार के सैनिक मिजोरम में। सूत्रों के मुताबिक मिजोरम की पुलिस ने रविवार के बाद से गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने के आरोप में म्यांमार के 45 सैनिकों को हिरासत में लिया और इनमें से 39 को म्यांमार वापस भी भेज दिया गया। म्यांमार के चिन प्रांत में लोक सुरक्षा बलों और सेना के बीच फिर से लड़ाई छिड़ने के बाद ऐसा हुआ है। चिन प्रांत की सीमा मिजोरम के साथ लगती है। सूत्रों के मुताबिक म्यांमार सेना के कुछ सैनिक जो कि मिजोरम के ज्वारकथार में प्रवेश कर चुके थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया वहां से और उनको लाया गया था मोरे में, जो कि मणिपुर में है और म्यांमार बॉर्डर में है, और वहां पे म्यांमार के सेना के अधिकारियों को फिर से भारतीय सेना ने उनको सौंप दिया। पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ ने म्यांमार सेना चौकी पर हमला कर दिया और सोमवार को 39 सेना के जवानों ने मिजोरम में प्रवेश किया और मिजोरम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सैन्य कर्मियों को असम राइफल्स को सौंप दिया गया। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार तक म्यांमार के तकरीबन 5000 लोग लड़ाई तेज होने के बाद से सीमा पार करके मिजोरम पहुंच चुके थे। इनमें से 20 जख्मी थे। 8 को बेहतर इलाज के लिए आइजोल ले जाया गया। बाकी लोगों का चम्फाई में इलाज चल रहा है। एक जख्मी की सोमवार को मौत हो गई। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब चिन प्रांत में चिनलैंड डिफेंस फोर्स ने खामावी और रिखावडार में सेना के 2 ठिकानों पर हमला किया। ये जगह भारतीय सीमा के पास है। म्यांमार की सीमा के लड़ाकू जेट विमानों ने रिखावडार गांव के पास 2 बम गिराए, जो मिजोरम के जोखावतार गांव के महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को फौजी बगावत के बाद से म्यांमार के तकरीबन 35,000 लोगों ने मिजोरम के अलग अलग जिलों में पनाह ली है। इनमें चम्फाई जिले का जोखावतार गांव भी शामिल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं, 3 पक्षीय राजमार्ग और कलादान परियोजना को क्रियान्वित करना मुश्किल हो जाएगा और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सीडीसी की टिप्पणियां हैं। गृह मंत्रालय ने अप्रैल में मणिपुर और मिजोरम सरकारों से कहा था कि वो गैर कानूनी तरीके से आए लोगों के आंकड़ों को जमा करे और इसके लिए उनको सितंबर तक का वक्त दिया गया। मणिपुर सरकार की गुजारिश पर समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मिजोरम ने यह काम नहीं किया और गृह मंत्रालय के सामने ये मामला उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी पहले की बात पर ही जोर दिया। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब सेना को अटैक हेलीकॉप्टर मिलेंगे। अगले साल ऐसे 6 सेना के पास होंगे जो कि हर मोर्चे पर लड़ने में सक्षम होंगे, बता रहे राजीव रंजन। अब हमारे इन्फेंट्री सोल्जर को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सामने चाहे दुश्मन का कोई टैंक हो
या फिर कोई हो बड़ा हमला, उनको तबाह करने के लिए सेना को जल्द मिलने जा रहा है अटैक हेलीकॉप्टर, जिनके हमले से टैंक का बच पाना मुश्किल है। अगले साल थल सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। अमेरिका की बोइंग कंपनी का बना हुआ है। हालांकि वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद हैं, लेकिन थल सेना को लगा कि उसकी कार्रवाई बेहतर हो सकती है, ऑपरेशन और तेज हो सकता है। इस कारण थल सेना को भी जरूरत आन पड़ी अटैक हेलीकॉप्टर की, ताकि सामने अगर कोई टैंक हो, कोई बख्तरबंद गाड़ी हो या किसी तरह का ऑब्स्टेकल हो, उसको तबाह कर सके। 2020 फरवरी में अमेरिका के साथ समझौता होता है 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का। 5,691 करोड़ की लागत आती है और सेना को लगता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जब अगले साल फरवरी माह से आना शुरू करेगा तो सेना की कार्रवाई और भी ज्यादा घातक हो जाएगी, क्योंकि ये अटैक हेलीकॉप्टर है ही ऐसा। इस अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाले मिसाइल लगे हुए हैं, रॉकेट भी लगे हुए हैं, हेलफायर और स्टिंगर मिसाइल लगे हुए हैं, साथ में हाइडर रॉकेट भी है जो पलों में बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। कोई भी ऑब्स्टेकल हो उसको बर्बाद कर सकता है। इसमें 1200 राउंड वाली 30 mm की चेन गन है, जिसका जो कंट्रोल जो होता है पायलट के हेलमेट में होता है, यानी पायलट जिधर देखेगा बंदूक का निशाना उधर ही होगा। यह अटैक हेलीकॉप्टर इतना असरदार है कि दिन रात या मौसम कोई भी हो, हर समय ऑपरेशन कर सकता है। इसमें ऐसे डिजाइन किया गया है जिसको रडार की जद में पकड़ आप नहीं सकते हैं, हर जगह ऑपरेशन कर सकता है। जैसा इसे मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, यानी एक साथ कई मोर्चों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 360 डिग्री कवरेज एरिया है, इससे यह और भी घातक हो जाता है। और जब यह थल सेना में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो थल सेना की जो ताकत है और ज्यादा बढ़ जाएगी, तालमेल और ज्यादा बढ़ जाएगा, नतीजा भी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब ग्राउंड ऑपरेशन जब थल सेना करती है और उसके पास ऐसे अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हो तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। इस अपाचे हेलीकॉप्टर को फिलहाल रेगिस्तानी इलाके में तैनात किया जाएगा, क्योंकि जो वायुसेना के पास अपाचे हेलीकॉप्टर है वो पहले से ही हाई एल्टीट्यूड में है। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 298 किलोमीटर प्रति घंटा, 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यानी डेजर्ट के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी यह ऑपरेशन कर सकता है। यानी हर लिहाज से सेना की जरूरतों को देखते हुए यह परफेक्ट अटैक हेलीकॉप्टर है।